अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबकी मोहब्बतों और नेक तमन्नाओं का बेहद शुक्रिया, जिसका इज़हार आप लोगों ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर किया। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान पीनल कोड या क्यूएसओ को स्टार्ट किया जाए। उनको मैं रिपीट करता हूँ कि हम लोग ये सब कानून तरतीब के साथ मुकम्मल करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्टार्ट करने का मकसद एक तो न्यू एस्पिरेंट्स को फैसिलिटेट करना है, और सेकेंडली हम लोगों की नाक़िस अक़ल के मुताबिक अगर एक दफ़ा आप लोग प्रोसीजर समझ जाते हैं या उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जो रिलेटेड लॉज़ हैं उनको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर आपको ये समझ आ जाती है कि किस जगह के ऊपर कौन-सा लॉ, चाहे वो पीनल हो, चाहे वो लॉ ऑफ एविडेंस हो, आप किस तरह उस प्रोसीजर के दौरान अप्लाई करते हैं। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट भी ये है कि जो ये कम्युनिकेशन है नोट्स के थ्रू, ये हमारा सोल पर्पस ये है कि आप लोग इसको सुनें, और अगर कोई एम्बिग्यूटी रह जाती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको क्वेश्चंस की सूरत के अंदर पूछ भी सकते हैं। लिहाजा अगर आप इसको सब्सक्राइब चैनल को करें, अगर मुनासिब समझते हैं, तो ये चीज़ें आपको नोटिफाई भी हो जाएंगी, और हम लोगों का जो एक एम पर्पस है कम्युनिकेशन, वो भी हमें अचीव होता नज़र आएगा। इसके अलावा जो हम लोगों का पर्पस और एम है, वो वाली ऑडियंस है जो कि किसी न किसी वजह से लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद, ईयर्स एंड ईयर्स के गुज़रने के बावजूद किसी वजह से या तो प्रैक्टिस नहीं कर सके, किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या अगर प्रैक्टिस भी करते हैं और वहाँ पर उनके साथ जो शेयरिंग है प्रोपोज़िशंस की या केसेस की, वो इतनी कम है कि वो बाकी सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है वो नहीं देख पा रहे। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो लाज़मी रखते हों। हम लोगों की ऑडियंस ऐसी ऑडियंस ही है जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि जिनको आता है उनको तो बताया भी नहीं जा सकता, जिनको थोड़ा आता है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन हम लोगों का फोकस उन लोगों पे है जिन्होंने ज़ीरो से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और इसीलिए ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको बचकाना समझा जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझा जाए कि ये जो है ठीक क्वेश्चन नहीं है, सिवाय ये कि वो सिर्फ एम्बिगुअस ना हो, समझ ना आ रही हो। इसके अलावा हर उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया जाएगा, जितना मर्ज़ी बचकाना क्वेश्चन हो, बेसिक क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा जो हैं वो खुशी देंगे कि उनको रिस्पॉन्ड किया जाए, ताकि ये पता भी चल सके कि हम लोग वाकई ही उसी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसको अभी तक इतने ईयर्स गुजरने के बावजूद, ड्यू टू रीज़न्स जो मैंने ऊपर बयान की, उसकी वजह से उनको ये बात नहीं पता थी। और फिर सुहेल नासिर साहब, जनाब फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने अपने मैसेज के अंदर आपको इतने सालों का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके अंदर उन्होंने आपको फोकस किस बात पर दिया कि पूछें, रीज़निंग तलाश करें। और जिस वक़्त आप पूछेंगे, रीज़न तलाश करेंगे, तो ये आपके नॉलेज के अंदर सिर्फ़ इज़ाफ़ा ही करेगा, बजाय ये कि आप उस बेसिक बात को भी ज़हन में रख के बाकी के साल भी अपने जो हैं वो डैमेज करें या ज़ाया कर दें। आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, काबिल एहतराम हैं। कई लोग हैं जिनका कम से कम एक्सपीरियंस 2 साल है, कई लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस कई सालों के ऊपर मुहित है। कोई सिविल चैम्बर के अंदर है, कोई फैमिली चैम्बर के अंदर है। इस वजह से शायद वो क्रिमिनल लॉ के बारे में इतना नहीं जानते। तो हम लोगों के लिए आप लोग सारे काबिल एहतराम हैं, और हम लोगों का फोकस आप लोगों पर है। जिन लोगों ने भी तालीम हासिल की, और अगर कोई शख्स ये नॉलेज रखता है, तो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इंटरनेशनली 2 टर्म्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक टर्म ली जाती है जिसको बोला जाता है पीडागोजी, और एक टर्म है जिसको बोला जाता है एंड्रागोजी।
जो पीडागोजी की टर्म है, ये यूज़ होती थी हम लोगों के लिए जिस वक़्त हम लोगों ने बचपन के अंदर लाइनें लगाना सीखा था। हम लोगों को लाइनें लगाना सिखाया जाता था, फिर लाइनें मिलाना सिखाया जाता था और फिर बताया जाता था कि जो है अगर इस लाइन को इस तरह मिलाएँगे और दरमियान में लाइन डाल देंगे तो ये आपका ए बन जाएगा। इसी तरह बी सिखाया गया और सो ऑन। आप अलिफ बे पे देखेंगे तो उसका भी ये कंसेप्ट था। फिर जब हमने ये लाइनें लगाना सीख ली तो उसके बाद हम लोगों को वर्ड्स मिलाना सिखाए गए। किसी ने आम लिखना सीखा, किसी ने बे अलिफ बा लिखा और उसके साथ फिर बे अलिफ बा मिलाया तो उसका वो बाबा बन गया। और इस तरह हम लोगों की एक जो है जो एजुकेशनल एकेडमिक कैरियर है इस तरह स्टार्ट हुआ। ये सारी चीज़ें जब हमें सिखाई गई तो हम लोग पीडागोजी के फेज़ में थे, क्योंकि हम लोगों को ये सारी बेसिक्स बताई जानी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने आगे वर्डिंग सीखनी थी और उसके बाद सेंटेंसिंग सीखनी थी, व्हाट्सोएवर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसे सीखी, लेकिन हम लोग अब उस फेज़ से बाहर आ चुके हैं। और जो दूसरी टर्म है जिसको पीडागोजी बोला जाता है, सॉरी एंड्रागोजी बोला जाता है, ये आप लोग अक्सर तालीम बालगा के नाम से भी आपने वर्ड सुना होगा। तो जब तालीम बालगा होती है या एंड्रागोजी होती है तो उस वक़्त आपको जो है वो चीज़ें आपके ज़हन के अंदर नहीं डाली जाती, बल्कि इंटरेक्शन की जाती है, एक दूसरे के नॉलेज से सीखा जाता है। तो हमारे लिए आप लोग भी उसी फेज़ में हैं जहाँ पे आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप एक्सपीरियंस रखते हैं, लिहाजा हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे और हम लोग मिल के जो है एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब इस फेज़ के अंदर हैं जिसके अंदर अब हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है और इंटरैक्ट करना ही रीजनिंग तलाश करना है कि ये आपने क्यों बोला, या इसका पर्पस क्या था, या ये टर्म यूज़ हुई है तो इसका जो है मतलब क्या है। इन सारी बातों के बाद अब हम लोग बाकायदा तौर पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्चुअली है क्या। हम लोग आने वाले दिनों में मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के मतलब भी यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। उससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कौन कौन सी टर्म यूज़ होनी है। लेकिन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोग एक लॉ अबाइडिंग कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ जो है वो कानून के मातहत है। और अगर आप उससे थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक होते हैं तो उस बात को इल्लीगल कहा जाता है, क्योंकि वो कानून के खिलाफ होती है। इसी तरह ये अगर आप क्रिमिनल लॉ को दो वर्ड्स के अंदर कंक्लूड करना चाहें कि क्रिमिनल लॉ है क्या, तो आपके हंड्रेड्स ऑफ पीनल लॉज हैं, आपके प्रोसीजर लॉज डिफरेंट हैं, आपको कहीं स्पेशल इनेक्टमेंट्स मिलती हैं प्रोसीजर के मुतालिक। लेकिन सारे क्रिमिनल लॉ का अगर क्रक्स निकाला जाए तो वो सिर्फ इस बात के ऊपर आके ख़त्म होता है कि जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है आपने उसकी इनोसेंस या गिल्ट के मुतालिक डिटर्मिनेशन करनी है कि वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। यहाँ पर आके क्रिमिनल लॉ जो है वो कंक्लूड हो जाता है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि हम लोग कानून के मतहत हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मतहत हैं। इसका ये मतलब है कि आपने फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर करने हैं, आपने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है उसको भी इंश्योर करना है। और ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये इजाज़त दे दी जाए कि आपके सामने एक शख्स जो है वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो आप वहीं पर उस ऑफेंस कमिट करने का फैसला भी वहीं पे खड़ा होकर कर दें और कहें कि चूंकि मैंने इसको देखा ऑफेंस करते हुए, लिहाजा अब मैं इसको सज़ा भी खुद दे दूंगा। ऐसा नहीं पॉसिबल। आप लोग चूंकि एक लॉ अबाइडिंग कंट्री के अंदर हैं जो कि टोटल लॉस के ऊपर चल रहा है, लिहाजा आपको वो प्रोसीजर एडॉप्ट करना ही करना है जो कि लेजिस्लेचर ने आपको इनेक्ट करके दे दिया। और ये टर्म्स भी इंशाल्लाह आपको थ्रू
नोट्स जो हैं वो 2-3 दिनों के अंदर वन बाय वन आपसे शेयर होती जाएंगी, ताकि आपको स्टेट का कंसेप्ट पता हो, आपको लेजिस्लेशन के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनका कंसेप्ट भी पता हो। तो प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर स्टिल कोई शख्स कोई ऑफेंस कमिट कर देता है या किसी के ऊपर एलिगेशन भी है, तो आपने किस प्रोसीजर के थ्रू उसको ट्रायल करना है, उसका किस प्रोसीजर के थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं। एक टर्म है कि if law provides to do a certain thing in a particular manner, then you have to do that thing in that manner only. Any other procedure or any other manner adopted shall be nullity in the eye of law. लिहाजा जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने या किसी स्पेशल प्रोसीजर कोड ने अगर कोई प्रोसीजर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसीजर के ऊपर ही चल सकते हैं। अगर आप किसी और मैनर की तरफ जाते हैं, कोई और मोड इख्तियार करते हैं, तो वो मोड शैल बी इलीगैलिटी और इलीगल और नलिटी इन दी आई ऑफ लॉ। अब आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसकी अगर आप इनेक्टमेंट का साल देखें तो ये 1898 का है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 1947 के अंदर जो है वो मार्ज़े वजूद में आता है। इसका एक मतलब तो ये भी है कि ये लॉ पहले ही ब्रिटिश रूल के अंदर इनेक्ट हुआ और पाकिस्तान ने आफ्टर इंडिपेंडेंस या एक अलग मुल्क बनने के बाद इसी को अडॉप्ट किया थ्रू लेजिस्लेशन। और एक और मिसाल के तौर पे, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का है, लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 1898 से कबल जो है कोई प्रोसीजर मौजूद नहीं था? तो इसका जवाब जो है आपको सेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर मिलता है, जिसके अंदर आपको ये बात बताई गई है कि इससे पहले कौन से जो प्रोसीजर थे वो उस वक़्त इनफील्ड थे, उनको अडॉप्ट किया जाता था और उसके तहत जो है वो प्रोसीजर जो है ट्रायल का और बाकी सारी रिलेटेड चीज़ों का वो एग्जिस्ट करता था। ये आपको सेक्शन 3 के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे 1861 का भी, 1872 का भी और 1882 का भी प्रोसीजर कोड मौजूद था, जो कि 1898 के अंदर ये इनेक्टमेंट आने के बाद वो सारे रिपील कर दिए गए और उसके बाद अमेंडमेंट्स तो हुई और आज तक होती हैं, लेकिन ये लॉ जो है 1898 से आज तक एग्जिस्ट करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्या, ये आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। पुलिस कौन होती है, जज कौन होता है, मैजिस्ट्रेट कौन होता है, कोर्ट्स क्या होती हैं। उसके बाद आपको पब्लिक के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पब्लिक की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद आपको पुलिस जो है उसके बारे में बताया जाता है कि पुलिस किस किस को कब कब अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस सूरत के अंदर पुलिस किस बात की पाबंद है। उसके बाद आप चलें तो आपको समनिंग मिलती है कि किस तरह किसी शख्स को, चाहे वो मुलजिम हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या कोई विटनेस हो, किन किन मोड्स के थ्रू कोर्ट जो है उनको अपने पास तलब कर सकती है, बुला सकती है, अरेस्ट कर सकती है। फिर आपको आगे जाके सर्चेस मिलती हैं कि अगर कोई सर्च करनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है। फिर आपको बताया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई बन जाती है, उसको कोऑप करने के कौन कौन से लीगल वेज हैं और किस तरह जो है वो उन शख्स को ऐसे तमाम अफराद को बाउंड किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर किसी शख्स के साथ कोई क्राइम कमिट हो जाता है, वो किस शेप के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकता है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल टर्म्स आप लोग जिस वक्त सुनेंगे, फिर आपको 154-55 की आगे जो डिफरेंस है वो भी पता चलेगा कि किस सूरत के अंदर पुलिस जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है रजिस्टर करने की पाबंद है, किस सूरत के अंदर वो एक अलग से रजिस्टर के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करेगी। इसी तरह आगे चलते इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक है, किस को पुलिस बुला सकती है, कौन से शख्स हैं जिनका
कोर्ट बयान लिखेगी, आपको फिर ट्रायल के जो प्लेसेस हैं, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस हैं कि कोर्ट कौन कौन सी कोर्ट जो है वो किन किन को समाअत कर सकती है, किस ऑफेंस को किस जगह हो तो उसको समाअत किया जा सकता है, कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, केस ट्राई कौन कर सकता है, कौन से केसेस हैं ऐसे जो कि मैजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे, कौन से केसेस हैं ऐसे जो कि सेशन कोर्ट सुनेगी, और इसी तरह जो कॉग्निजेंस के ऊपर बार है वो किन किन ऑफेंसेस के अंदर है। अगर पुलिस जो है वो किसी की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करती या वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने की जो है वो रेमेडी जो है उसको डिक्लाइन कर देती है, तो फिर कंप्लेंट क्या होती है, किस किस शेप के अंदर कौन कौन दायर कर सकता है, प्रोसेस इशू क्या करना क्या होता है, अगर कोई शख्स कोर्ट के अंदर आ जाता है और उसको इल्ज़ाम कैसे बताया जाएगा जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, वो चार्ज किन किन सूरतों में किस किस तरह फ्रेम होगा, किन किन लोगों के खिलाफ फ्रेम होगा, अलग होगा, इकट्ठा होगा, और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फिर ट्रायल कैसे किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने शख्स होगा तो किस तरह ट्राई होगा, सेशन कोर्ट के अंदर कोई शख्स होगा तो किस तरह ट्राई होगा, छोटी सेंटेंसेस किस तरह ट्राई होगी, अगर कोई शख्स जो है वो मेंटली रिटार्टेड है या वो अपने होशो हवास में नहीं है उसको किस तरह ट्राई किया जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट किस तरह डिसीजन करेगी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किन किन सूरत में मोड क्या होगा, डिलीवरी ऑफ जजमेंट जो है वो क्या होगी, एविडेंस रिकॉर्ड करना क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक तरतीब के साथ खूबसूरती से इस कोर्ट के अंदर मिलती हैं। उसके बाद जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी जो एपेलेट कोर्ट्स हैं उनकी क्या क्या पावर हैं, वो किस किस सूरत के अंदर जो है अपील डिसाइड करेंगी, किस सूरत के अंदर रिवीजन डिसाइड करेंगी, किस सूरत के अंदर उनकी इनहेरिट पावर्स हैं। इसके अलावा ये भी नहीं हो सकता कि कोई शख्स जो है वो अगर किसी ऑफेंस के अंदर कमिट बुक हो जाता है तो वो सारी उम्र जो है वो उसी को जेल में रह के उसको फेस करे। फिर आपको रिमांड का कंसेप्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको बेल का कंसेप्ट मिलेगा, गिरफ्तारी से पहले कैसे बेल होगी, गिरफ्तारी के बाद कैसे बेल होगी, आपको फिर प्रोटेक्टिव बेल के कंसेप्ट यहाँ पर मिलेंगे। फिर अगर कोई शख्स बेल आउट हो जाता है बॉन्ड कैसे देगा, और उसके बाद कमीशंस कैसे होंगे। तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता, और हम लोग इन सारी चीज़ों को वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे आपस में, और अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होगी तो हम इंशाल्लाह उसको मिलकर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह जो हम लोगों के ऑलरेडी रिकॉर्डेड वॉइस हैं वो भी हम लोग एक तरतीब से इसलिए शेयर करेंगे ताकि उनकी जो कंसेप्चुअल क्लियरेंस है वो आपको साथ साथ होती जाए। और फाइनली फिर हम लोग जिस तरह एक डिटेल्ड एसओपी जो है वो हम लोग पहले भी बयान कर चुके हैं कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन और इसके अलावा जो एक इंटरेस्ट है उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह हम आप में से लोग जो हैं उनको आइसोलेट भी करेंगे। और जिस तरह कल मैंने एक वॉइस नोट दिया कि हम लोगों ने एक कंबाइंड स्टडी की थी फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, इंशाल्लाह फिर हम उन ग्रुप्स के अंदर उस तरह भी एक कंबाइंड स्टडी ऑफ ऑल सिविल एंड क्रिमिनल लॉज एंड फैमिली लॉज जो भी है उसको भी हम लोग इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। सो दिस इज़ दी प्लान फॉर फ्यूचर। और ये वो सब्जेक्ट हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको इंशाल्लाह वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे।